डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएस ईरान के बीच शांति समझौते की बनी सहमति। ईरान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की। ट्रंप ने नाकेबंदी हटाने और हॉर्मुज़ को पूरी तरह से मुक्त करने का किया ऐलान। ट्रंप की घोषणा के बाद तेल बाजार में नरमी। पीएम मोदी स्लोवाकिया पहुंचे। ब्रेड नमक से स्वागत हुआ। यहां पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा। आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिलेंगे। नोएडा एयरपोर्ट पर आज से उड़ानें शुरू। लखनऊ से आई पहली फ्लाइट। 11,200 करोड़ के निवेश से तैयार हुआ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। जमीन देने वाले किसानों से बात करेंगे सीएम योगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान दोनों देशों ने शांति समझौते पर सहमति बनने का दावा किया है। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, कूटनीतिक गलियारों और ऊर्जा क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद जहां तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं कई देशों ने इस समझौते का स्वागत भी किया। ईरान के कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काज़म गरीबाबादी ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि तेहरान प्रस्तावित 60 दिन की वार्ता अवधि में अंतिम समझौते के लिए तभी प्रवेश करेगा जब वो शत्रुता समाप्त करने, नाकाबंदी हटाने और ईरानी संपत्तियों को जारी करने संबंधी वॉशिंगटन की प्रतिबद्धताओं का सत्यापन कर लेगा। ईरान के सरकारी संबंध प्रेस टीवी के अनुसार गरीबाबादी ने कहा कि समझौते पर आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को होगा, जिसके बाद समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू सार्वजनिक किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान के साथ समझौता पूरी तरह संपन्न हो चुका है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब अमेरिका की ओर से नौसैनिक नाकेबंदी की तुरंत प्रभावित से हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है ताकि वैश्विक जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह भी कहा कि ईरान के साथ ये समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने अपने संदेश में दावा किया कि उनसे पहले कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ट्रंप ने कहा कि क्षेत्रीय नेताओं को पहली बार ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति मिला है जो वास्तविक और स्थायी शांति की दिशा में मदद कर सकता है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों के दौरे के दूसरे फेज में रविवार रात 2:18 पर स्लोवाकिया पहुंचे। वो यहां 16 जून तक हैं। राजधानी ब्रातिस्लावा में विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराय ब्लानार ने उनका स्वागत किया है। ब्लानार ने मोदी को पारंपरिक स्लोवाक रीति से ब्रेड और नमक भेंट किया गया, जिसे यहाँ अतिथि सम्मान और सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। मोदी ने एयरपोर्ट पर स्लोवाकिया में मौजूद भारतीयों से भी मुलाकात की। स्लोवाकिया 1993 में आज़ाद हुआ था। उसके 33 साल के इतिहास में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। मोदी आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। मोदी फ्रांस के नीस शहर से स्लोवाकिया पहुंचे हैं। इससे पहले रविवार को उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के उद्घाटन में भी हिस्सा लिया था। दरअसल मोदी 13 जून से फ्रांस स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर हैं। वे 17 जून को फ्रांस के एवियान में G7 समिट में शामिल होंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होगी। स्लोवाकिया में 9,200 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। स्लोवाकिया में भारतीय IT सेवा
डेवलपमेंट सेंटर्स और तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्लोवाकिया के शेंगेन यूरोपीय देशों का समूह, जहां ऐसा एस वीज़ा की से एंट्री मिलती है। देश होने की वजह से भारतीयों को एक ही वीज़ा पर 26 देश घूमने की सुविधा मिलती है। स्लोवाकिया हर साल 10 लाख से ज़्यादा पैसेंजर गाड़ियों का उत्पादन करता है। यहाँ वॉक्सवैगन, किया, जैगुआर, लैंड रोवर और वॉल्वो की फैक्ट्रियां हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर स्लोवाकिया की जीडीपी का 14% हिस्सा है। भारत ने 2025 में स्लोवाकिया को लगभग 14,500 करोड़ का निर्यात किया। इसमें गाड़ियों के छोटे पार्ट्स, मोबाइल फ़ोन, टेक्सटाइल और कपड़े शामिल हैं। स्लोवाकिया की कामकाजी आबादी में हर साल 15 से 20,000 लोग काम कर रहे हैं। इस वजह से विदेशी कामगारों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत स्लोवाकिया से गाड़ियों, बड़ी औद्योगिक मशीनरी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस्ड रबर आयात करता है। भारत और स्लोवाकिया के बीच 2025 में लगभग 17,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। अगली बड़ी खबर, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। सबसे पहले सुबह 8:05 पर लखनऊ से यात्रियों को लेकर आया विमान नए एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली स्केड्यूल फ्लाइट 6E2278 पहुंची है। ये फ्लाइट अपनी यात्रा जारी रखते हुए बैंगलोर जाएगी। वहीं एयरपोर्ट से पहले फ्लाइट ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। लखनऊ से निकली फ्लाइट सुबह 8:05 पर जेवर एयरपोर्ट के रनवे पर उतरी। इसमें जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नोएडा के कारोबारी मौजूद थे। लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट आई फ्लाइट यात्रियों को लेकर बैंगलोर के लिए रवाना हुई। वहीं नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान सुबह 8:30 पर लखनऊ के लिए रवाना हुई। नोएडा एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार किया गया है। यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को दुनिया के प्रमुख एविएशन हब में बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। शुरुआत में देश के 45 शहरों के लिए करीब 65 कमर्शियल फ्लाइटें शुरू होंगी। ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि एक तो हमारे इलाके का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और ऊपर से हम जैसे ग्रामीण लोगों को मौका मिला कि हम पहली उड़ान, वो भी फ्री, लखनऊ जाएं उड़ान से और खुद CM योगी आदित्यनाथ जी से मिले। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा नाम महिपाल सिंह है, गांव जयानतपुर खेड़ा है और हम आज लखनऊ जा रहे हैं पहली फ्लाइट से। उनसे कहेंगे कि जो आपसे वादे किए वो वादे पूरे करो। हमें 20-90 का मुआवजा मिला था, बहुत ही कम था उस समय, और बच्चों के लिए नौकरी की थी। आज पूरे बच्चे बेरोजगार हैं। आज ऐसा देख रहे हैं कि जो कभी हमने सपना देखा था, जो हमारे सामने साकार हो रहा है, कि सचमुच में हम आज परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको पहली फ्लाइट में किसानों को बुलाया है और ये अटूट मेहनत है हमारे परम आदरणीय विधायक जी, जिन्होंने इनको नहीं रात को भी बड़ी मेहनत की थी और यही सपने के लिए उन्होंने कहा था कि इतना बड़ी तरक्की होगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर पाओ। मेरा नाम है धर्मवीर सिंह। अच्छा, जयानतपुर खेड़ा एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए जा रहे हैं। धीरेन्द्र सिंह विधायक जी हैं, वो ले जा रहे हैं योगी जी से मिलने के लिए। अच्छा। उनके स्वागत के लिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता पी रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा में आज एयरपोर्ट पे उड़ानें शुरू हो चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल आज का बड़ा दिन है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सपना था कि नोएडा इंटरनेशनल, जो कि दुनिया का सबसे चौथा और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, आज इस पर पहली उड़ान है। वो लखनऊ से 8:05 पे पहुंची थी। उसके बाद उसमें तमाम मंत्री, जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। उसके साथ ही 8:05 पर यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल से लखनऊ पहुंची है। तो इसमें भी नोएडा सांसद, तमाम जो मंत्रीगण मौजूद थे। तो कह सकते हैं कि जो सपना था प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो साकार होता हुआ हो गया है। तो कहीं ना कहीं आज का बड़ा दिन है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की मौजूदि में जो फ्लाइट थी उसने उड़ान भरी है और साथ ही जो पैसेंजर हैं उनका भी आना जाना शुरू हो चुका है। आज की माने तो कई फ्लाइट है जो कि लखनऊ से नोएडा, नोएडा से लखनऊ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन है और प्रथम चरण है वो तैयार हुआ है। तो प्रथम चरण के बाद अब जो तमाम जो आगे की डेवलपमेंट होगी एयरपोर्ट को लेकर वो प्रक्रिया वो चलाई जाएगी। दूसरा चरण है वो तैयार शुरू हो जाएगा प्रक्रिया बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट का जो सपना था, इससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली में जो कि रश हुआ करता था पैसेंजर्स का वो कम होगा और साथ ही एनसीआर के जो लोग हैं वो यूपी के लोग हैं उनको इससे सीधा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर रोजगार की बात की जाए तो एयरपोर्ट संचालित होने के साथ ही तमाम लाखों लोगों को रोजगार मिलने के जो अवसर हैं वो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं रोजगार के हिसाब से देखा जाए, दिल्ली एनसीआर के डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए, पूरे उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो इस एयरपोर्ट के बनने से विकास की लहर है वो दौड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पी रजित, आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। इसी खबर पर हमारे दूसरे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है? नोएडा में आज से कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आनंद, क्या हमारी आवाज आप तक आज आ रही है? जी चिंता है जी, आपसे जानना चाहेंगे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आज से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। करीब 45 शहरों के लिए करीब 65 कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी जानकारी मिली है आपको कि जो पहली फ्लाइट थी वो पहुंच चुकी है नोएडा एयरपोर्ट और इस तरह से जो उड़ान का संचालन एयरपोर्ट से होना था वो शुरू हो चुका है। और अब से कुछ ही देर में कभी भी ये खबर आ सकती है कि नोएडा से पहली फ्लाइट जो राजधानी लखनऊ के लिए वो पहुंचने वाली है, जिसमें 170 के आसपास जो किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, वो उसमें शामिल बैठे होंगे। उसमें 20 महिलाएं भी होंगी और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं सरकार को इस नोएडा एयरपोर्ट को बनाने के लिए। जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मोदी सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री उनका अभिनंदन करेंगे और जो विकास में सहभागी बने हैं किसान, उनसे न सिर्फ वो संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बल्कि उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि उनके कारण से ये संभव हो पाया है जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और जो कनेक्टिविटी है, आप जो नोएडा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो आप चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर जो ट्रैफिक था वो थोड़ा सा ईज होगा, थोड़ा सा संतुलन वहां पर बनेगा। इसके साथ ही साथ जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर आप उसको देखें तो चाहे आप आगरा की बात करें, जयपुर की बात करें या तमाम जो फ्लाइट है, कनेक्टिंग जो स्थान है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो तमाम जगहों के लिए काफी सुगम होने वाला है। और एक तरह से आप कह सकती हैं कि जो एयर ट्रैफिक है उसमें आसानी होगी, साथ ही साथ जो आवागमन है लोगों को वो सुलभ होगा। और न सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से, लोगों के आने की दृष्टि से भी आप ये कह सकती हैं कि न सिर्फ राजस्व का इसमें इजाफा होगा, बल्कि लोगों को भी तमाम तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं। अब से थोड़ी देर बाद जैसे ये फ्लाइट यहाँ पर उतरेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए तमाम किसान जो इसमें आए हुए हैं वो उनसे वहां पर मिलेंगे। और जो विकसित भारत का सपना साकार करने का लक्ष्य है 2047 तक, उसको लेकर उस दिशा में एक ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र भी सक्रिय हो चुका है। रविवार को पीएमओ की तरफ से एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है। अफसर अपने स्तर से जांच पड़ताल के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी सोमवार को अयोध्या पहुंचेगी। टीम ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जानकारी लेने के साथ मंदिर के कर्मचारियों और चिन्हित संदिग्धों से पूछताछ करेगी। ट्रस्ट की ओर से की गई अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा भी जुटाएगी। इस बीच एक सप्ताह पहले उजागर हुए इस मामले में गबन के साक्ष्य मिलने के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। मंदिर की दान राशि में हेरफेर का मामला बीते सप्ताह उजागर हुआ था। ट्रस्ट के पदाधिकारी तब से खुद ही गोपनीय जांच में जुटे हैं। ट्रस्ट के ऑफिस के पास किसी भी बाहरी शख्स के जाने पर रोक है। इन सब के बीच शनिवार को श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वनाथ पंत,
आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। चर्चा थी कि एसआईटी रविवार से जांच शुरू करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी सोमवार को अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू करेगी। टीम केवल धन के लेन देन और तकनीकी पहलुओं की जांच ही नहीं, बल्कि ये भी पता लगाएगी कि किसी स्तर पर संरक्षण लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर पर? देखिए शालिनी, आपको बता दें, जो राम मंदिर चंदा गबन का मामला जो इसमें है, पीएमओ सक्रिय हो गया है। इस मामले को लेकर के आज पीएमओ से अधिकारी पहुंचने की संभावना है। राम मंदिर चढ़ावा गबन प्रकरण में जुड़ी इस मामले को लेकर तूल पकड़ता जा रहा है और इसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक तरफ जहां पीएमओ स्तर पर सक्रियता की चर्चा है और राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरी ओर कई नए सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर के फिलहाल पूरे देश की निगाहें इस वक्त एसआईटी जांच पर टिकी हुई है। करोड़ों राम भक्त यह जानना चाहते हैं कि आखिर दान राशि में कथित गड़बड़ी कैसे हुई, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी या नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां गिरिडीह में जामुमो द्वारा आयोजित BLA-2 प्रशिक्षण शिविर और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने और फर्जी मतदाताओं को सूची से दूर रखने पर जोर दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे और एक भी फर्जी मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि विवाह के कारण महिलाओं का निवास और पहचान संबंधी दस्तावेज बदलते रहते हैं। ऐसे में बूथ कमेटियां अभी से आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित कराने में जुट जाएं, ताकि किसी महिला मतदाता को परेशानी न हो। ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। हो गए कि नहीं हो गए? हमारे BLA-2 के हमारे जितने साथीगण हैं, साथ में हमारी पार्टी में सारी महिलाएं, हमारी नेत्रीगण, सब लोगों का आपका स्वागत है। मैं इसलिए आपको कहना चाहती हूँ, हमारे सभी महानुभावों ने, कुछ और बाकी भी हैं, उन्होंने इसकी गहन करते हुए और इसकी जरूरत को आपके समक्ष में रखा है। हमारे अगल बगल के राज्यों में जहां एसआईआर हो चुका है और उसके परिणाम भी आपके समक्ष में है, जो एसआईआर करवा रहे हैं परिणाम भी उन्हीं के पाले में जा रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई किसकी है? यहाँ लड़ाई आपके नाम को बचाने की, आपकी अस्तित्व की है। जैसे बताया गया है कि अगर आपका नाम कटा तो आप नागरिकता ही आपकी छिन जाएगी। अगर नागरिकता छिन गई, आपकी पहचान छिन गई। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां महाराष्ट्र में अवैध गुटखा कारोबार और तस्करी में शामिल कारोबार गिरोहों पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA ने गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के अवैध कारोबार को संगठित अपराध मानते हुए संबंधित गिरोहों के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी MCOC और MCOCA के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुटखा तस्करी और अवैध बिक्री में शामिल नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार का मानना है कि केवल जब्ती और सामान्य मुकदमों से इस कारोबार पर लगाम नहीं लग रही है, इसलिए अब संगठित अपराध कानून का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद तस्करी और अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वजीत, बताइए क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले में?
एफडीए ने एक नया कानून पास किया है जिसमें गुटखा जो तस्करी करते हैं उन पर माकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 2012 से महाराष्ट्र में गुटखा और सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसके बावजूद भी लगातार एफडीए की कार्रवाई की जा रही थी, पुलिस की छापेमारी की जा रही थी, जिसमें अगर गुटखे का गोदाम या दुकान पाए जाते हैं तो 6 महीने के लिए उन्हें सील किया जाता था। अब कानून में बदलाव किया गया है। अगर वो गुटखा व्यापारी पर अगर कार्रवाई किया जाता है तो उसका पूरा 10 साल का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, जिसके बाद उसे एमसीओसी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुटखा तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की और जो एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की एक नई पहल है। इसमें देखना है कि किस तरह से जो कार्रवाई की जाती है, क्या गुटखा तस्करों पर लगाम लगाने का जो काम है वो महाराष्ट्र सरकार कर पाती है या नहीं, या सिर्फ कागजों पर ही कानून पास रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर छापेमारी भी जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर्वजीत, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।